नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दान पुण्य का त्योहार मकर संक्रांति इस वर्ष खास है। कोरोना के बाद पहली बार लोग इस मस्ती और उमंग वाले फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। मंदिरों में जहां दान पुण्य के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ है, सुबह से ही मंदिरों में दर्शनार्थियों की चहल पहल रही। लोगों ने जमकर दान पुण्य किया। कोई गायों को चारा खिलाते नजर आया तो किसी ने तिल के व्यंजन दान किए। वहीं बच्चे और युवा घरों की छत पर पतंग उड़ाते नजर आए। इधर महिलाओं ने पूजा अर्चना कर मां तुलसी की परिक्रमा की और 13 वस्तुओं के दान का संकल्प लिया। गर्भगृह के आगे टंगी पतंगे सजावट भर का हिस्सा नहीं है। ये ठाकुर जी को पतंगबाजी का न्योता है। राधे रानी चांदी की चरखी पकड़ें और ठाकुर जी सोने की पतंग उड़ाएं। मकर संक्रांति पर जयपुर की पतंगबाजी देश भर में मशहूर है। यहाँ के गोविंद देव जी मंदिर में एक पुरानी परंपरा है, जिसमें पहले जयपुर के इस प्रसिद्ध मंदिर में बड़े मनुहार के साथ प्रभु को पतंगबाजी का निमंत्रण दिया जाता है। संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 8:05 से शाम 5:50 तक ही है। अगले दिन यानी 15 जनवरी को दिन भर पतंगें कुलांचे भरेंगी, दिन भर चरखियां घूमेंगी, डोर आसमान नापेगी। उमंग उत्साह के बीच शहरवासी दिन भर छतों पर रहते हैं। दिन भर दान पुण्य का दौर चलता है। शास्त्र के अनुसार ये पर्व भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है। इस दिन पवित्र तीर्थों में स्नान और दान का काफी महत्व है। गुजरात में उत्तरायण का जोश और उत्साह चरम पर है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तर की ओर यात्रा आरंभ करते हैं, जिसे गुजरात में पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। गुजरात का उत्तरायण पर्व और पतंगबाजी दुनिया भर में विख्यात है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। हाथ में आरती की थाली लेकर गौ माता की पूजा करते दिखाई दिए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गजराज को भोजन भी कराया। गृह मंत्री पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। आपको बताते चले, अमित शाह हर साल मकर संक्रांति पर कार्यकर्ताओं के घर जाकर पतंग उड़ाते हैं। रविवार को वो गांधीनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बोदी अदारज गांव में सहकारिता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देश में मकर संक्रांति की धूम है। इस बार ये त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। 14 जनवरी के साथ कहीं कहीं 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति को स्नान और दान का त्योहार माना गया है। तभी तो शनिवार को सुबह से ही पवित्र नदियों में डुबकी का सिलसिला शुरू हो गया। मकर संक्रांति से ही गंगा सागर मेले की शुरुआत हो गई। यहाँ लोग नागा साधुओं को देखने और उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गंगा सागर मेला देश विदेश में अलग पहचान रखता है। यहाँ हर साल मकर संक्रांति पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं। गंगा सागर वो जगह है जहाँ से गंगा बंगाल की खाड़ी के जरिए समंदर में मिलती है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। राजस्थानी गानों के बीच पतंगबाजी का मजा ही कुछ और है। तभी पतंग उत्सव का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोग पिंक सिटी पहुँचते हैं। पतंगबाजों से पतंग उड़ाने के तरीके सीखते हैं। राजस्थानी जायके का लुत्फ भी उठाते हैं। It's amazing. I loved the experience of this festivity. The fact that the Maraya has given us the food for free, the kite experience, and yeah, it's the first time in Jaipur, so it's incredible. I feel amazing. Like I'm from France. It's my first time in India, and I had the opportunity to fly a kite. जयपुर के बाशिंदों को पतंगबाजी का शौक विरासत में मिला है। जी हाँ, राजस्थान में पतंगबाजी का पुराना इतिहास है। 150 साल पहले यहाँ पतंगबाजी शुरू हुई थी। महाराजा राम सिंह द्वितीय को पतंगबाजी का ज्यादा शौक था। वो लखनऊ से अपने लिए पतंग लाए थे। इस बार मकर संक्रांति पर अकेले जयपुर में करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का पतंग डोर का कारोबार होने के आसार हैं। प्रदेश में 50 करोड़ तक कारोबार रहेगा। जयपुर में करीब 2500 कारीगर पतंग, मांझा और सद्दा बनाने और बेचने के काम से जुड़े हैं।
पोंगल ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण के सम्मान में मनाए जाने वाला पारंपरिक उत्सव। पोंगल सेलिब्रेशन की तस्वीरें तमिलनाडु से आई हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें मदुरई की हैं। पोंगल पर लोग खुशहाल और स्वस्थ जीवन में योगदान के लिए धरती माता और प्रकृति का आभार जताते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में नए साल के रूप में मनाए जाने वाला ये त्योहार संपन्नता को समर्पित है। माना जाता है कि इसका इतिहास लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें कोयम्बटूर की हैं। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार में पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कानुम पोंगल मनाते हैं। पोंगल गन्ना, हल्दी और चावल जैसी फसलों की कटाई का मौसम है। लोगों का ये भी मानना है कि पोंगल विवाह, सगाई और दूसरी धार्मिक गतिविधियों जैसे शुभ समारोह करने का समय भी होता है। पांव बंधे इन मुर्गों पर तरस मत खाइए। ये वो जंगबाज मुर्गे हैं जिन पर इनके मालिक जान छिड़कते हैं। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं, जहां मकर संक्रांति पर होने वाली मुर्गों की लड़ाई के लिए इन जंगबाजों को ट्रेन किया जा रहा है। इन मुर्गों से इनके मालिकों की प्रतिष्ठा जुड़ी है, लिहाजा इन्हें बड़े जतन से पाला पोसा जाता है, लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। कहा तो ये तक जाता है कि मुर्गे के मालिक अपने परिवार से कहीं ज्यादा इन मुर्गों का ख्याल रखते हैं। वो मुर्गों को जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियां खिलाते हैं, जिससे उसकी स्फूर्ति और वार करने की क्षमता बढ़ जाती है। मुर्गे को हिंसक बनाने के लिए उन्हें खास किस्म की डाइट भी दी जाती है। लड़ाई शुरू होने से पहले मुर्गे के पैर में धागे की मदद से छुरी बांध दी जाती है। इस छुरी से मुर्गा प्रतिद्वंदी पर वार करता है। प्रतिद्वंदी मुर्गे की मौत के बाद ही खेल खत्म माना जाता है। वैसे देश के कई राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ में लड़ाई जीतने के लिए मुर्गे के शरीर में सियार की चर्बी का लेप लगा दिया जाता था, जिसकी बदबू से प्रतिद्वंदी मुर्गा मैदान छोड़कर भाग जाता था। मकर संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश में मुर्गे का खेल मशहूर है। जगह जगह लोगों की मंडली जमा होती है और वे मुर्गों को आपस में लड़वाते हैं। उनमें आपसी प्रतियोगिता भी होती है। बड़े बड़े इनाम रखे जाते हैं। इसके लिए मुर्गों को पहले ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन पर काफी पैसे खर्च किए जाते हैं। यूपी के बरेली में शुक्रवार से उत्तरायणी मेला शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों से अपनी मातृभाषा और संस्कृति से प्रेम करने की अपील की है। इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को कोट करते हुए कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि कक्षा 3 तक मातृभाषा पढ़ाई जाए, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। उत्तरायणी मेले के उद्घाटन से पहले सुबह 10 बजे रंग यात्रा निकाली गई। डॉक्टर अंबेडकर पार्क से शुरू हुई रंग यात्रा में लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से उत्तराखंड की संस्कृति के रंग बिखेरे। मेला स्थल पर भी कई कार्यक्रम हुए। आपको बताते चले कि उत्तरायणी मेला न केवल उत्तराखंड के बागेश्वर बल्कि यूपी के बरेली में भी हर साल मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। बरेली में कोरोना के चलते पिछले 2 साल तक मेले का आयोजन नहीं हो सका। इस साल 3 दिवसीय इस मेले का आगाज शुक्रवार को किया गया। उत्तरायणी मेले का करीब 100 साल पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित देश का वो प्रसिद्ध मंदिर है जहां मकर संक्रांति पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। यहां सूर्यदेव की प्रतिमा पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। इस मंदिर में चारों ओर नवग्रहों की प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। यही वजह है कि देश भर से श्रद्धालु यहां भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। मकर संक्रांति के दिन मंदिर में सूर्योदय से पहले ही भक्तों की भीड़ जमा होने लगती है। मकर संक्रांति पर सूर्य मंदिर में सूरज की पहली किरण मंदिर के गुंबद से होते हुए भगवान सूर्य की मूर्ति पर पड़ती है। नवग्रह मंदिर की वजह से ही खरगोन को नवग्रह नगरी भी कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना 600 साल पहले हुई है। मकर संक्रांति सूर्य की अगवानी का पर्व होता है। नवग्रह मंदिर सूर्य प्रधान है। यहाँ गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति बीच में विराजित है। मूर्ति के आसपास दूसरे ग्रह हैं। मान्यता ये है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा की जाती है तो नवग्रह की कृपा होती है। वर्ष भर के लिए हमें ग्रह शांति का फल मिलता है। मंदिर की रचना प्राचीन ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार की गई है। रेत पर बनी टेंट सिटी। टेंट सिटी की फैसिलिटी के आगे 5 स्टार होटल की सुविधाएं भी फीकी हैं। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। फर्नीचर, कारपेट, गद्दे
सबकी क्वालिटी आला दर्जे की है। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की है। लोकार्पण के बाद सिटी के द्वार सैलानियों के लिए खुल गए हैं। 15 जनवरी से पर्यटक यहां ठहरने के लिए आने शुरू हो जाएंगे। पीएम के लोकार्पण के बाद पूरे दिन टेंट सिटी तक पहुंचकर उसकी छटा निहारने वालों की होड़ लगी रही। रेत पर बसाए गए टेंट सिटी में धर्म और अध्यात्म का किया गया समावेश देखते ही बनता है। यहाँ सैलानियों को सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक में बनारसी स्वाद का आनंद मिलेगा। सुबह से शाम तक यहाँ बनारस घराने के संगीत की गंगा भी बहती रहेगी। यहाँ मांस मदिरा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गंगा पार रेती पर 5 सितारा होटल की सुविधाओं को समाहित किए टेंट सिटी पर सैलानियों को बिल्कुल अलग एहसास होगा। नाव से आवागमन के साथ ही काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन और हर दिन गंगा आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा। मेहनत की भट्टी में तपकर वतन के रखवाले तैयार हो रहे हैं। भारतीय सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। एमपी के जबलपुर में 1260 जवानों के पहले बैच को युद्ध कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राइफल में भी एक बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई है। सेना की तरफ से बताया गया है कि अग्निवीरों ने अपने आप को सैनिक दिनचर्या में अच्छी तरह से ढाल लिया है। अग्निवीरों का उत्साह, अच्छी सोच और युवा जोश ने निसंदेह साबित कर दिया है कि ये योजना युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। डिफरेंस ये है कि जो आ रहे हैं रिक्रूट, अब वो और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी को ज्यादा समझते हैं और टेक्नोलॉजी को समझने के साथ साथ हम जब उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं सिमुलेटर्स के ऊपर, वो जल्दी उसको समझ पा रहे हैं। ये फर्क है जो पहले और अभी में अग्निवीर। तमाम विवादों के बीच गोरखपुर के लोगों का 3 साल का इंतजार शुक्रवार को खत्म हो गया। बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम की सुरीली आवाज में गाए गए गीतों पर पूरा शहर मस्ती में झूमने को मजबूर हो गया। ये नजारा शुक्रवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर पर चंपा देवी में आयोजित बॉलीवुड नाइट में देखने को मिला। घने कोहरे और सर्द रातों में पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। हजारों की संख्या में पब्लिक सोनू निगम के बॉलीवुड नाइट में उन्हें सुनने पहुंची थी। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद सोनू ने लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए एक से बढ़कर एक गानों की बेहतरीन प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। परिंदों की ये वो नायाब दुनिया है जिसका आकर्षण देखने वालों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बर्ड एग्जीबिशन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें राजस्थान समेत देश के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन शिकारी पक्षियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इनमें कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। बायोलॉजिकल पार्क में इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में 50 शिकारी पक्षियों के बारे में विस्तार से जानकारी डिजिटली भी सुनी जा सकती है। उन पक्षियों के आवास, प्रवास स्थल, आहार, आदतों से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां भी यहां दी गई हैं। दरअसल सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 11 से 23 जनवरी तक आयोजित इस प्रदर्शनी में राजस्थान के 20 जबकि देश भर के 50 तरह के पक्षियों को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी के आयोजक ने बताया कि भारत के बड़े छोटे सभी शिकारी पक्षियों को इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। प्रदर्शनी में 50 से ज्यादा शिकारी पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें ईगल, फॉल्कन, बजरड़, काइट, गिद्ध और सभी प्रकार के उल्लू के बारे में सचित्र जानकारी देखने को मिल रही है। सड़क पर जमी बर्फ की जिस मोटी परत से आपके दिलो दिमाग को सुकून मिल रहा है, वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रही है। तभी सड़क पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू है। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। कई सड़कों पर बर्फ जमा होने से आवागमन ठप हो चुका है। इसके बाद सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सड़क पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें बीआरओ मुश्किल हालात में भी बर्फ हटाने के काम में जुटी है।
हर साल ठंड के आते ही कश्मीर घाटी सफेद चमकीली चादर से ढकनी शुरू हो जाती है। पर्यटकों को ये प्राकृतिक चमक खूब भाती है। कुछ समय पहले तक बर्फबारी के चलते कश्मीर के इलाके देश से कट जाते थे, लेकिन सीमा सड़क संगठन के कर्मयोगियों की बदौलत सड़कों से बर्फ हटाकर उन्हें सुचारू बनाया जाता है। नृत्य भी करा रहे हैं। सजे धजे ऊंटों का कारवां, लोक संस्कृति की छटा बिखेरते कलाकार और उत्सवी माहौल। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दूसरे दिन की शानदार तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। कैमल फेस्टिवल के दूसरे दिन कैमल डांस और कैमल रेस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ऊंट रिसर्च सेंटर के ग्राउंड में कैमल डांस देखने सैकड़ों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक पहुंचे। कैमल डांस देखकर हर कोई दंग रह गया। वहीं बकरे के डांस ने भी पर्यटकों को काफी रोमांचित किया। भांगड़े की धुन पर एक और जहां कैमल डांस करने लगे तो वहीं विदेशी पर्यटक भी अपने पैरों को थिरकने से रोक नहीं पाए। कैमल फेस्टिवल में बीएसएफ के ऊंट दस्ते की मौजूदगी से भी लोग खासे जोश में नजर आए। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कहते हैं 17वीं सदी में जब मुगल बादशाह जहांगीर कश्मीर घूमने आए तो उन्होंने इस जगह को धरती का स्वर्ग बताया था। पर कहां है वो धरती और कहां है वो जन्नत? कभी इस जन्नत की शान रही डल झील आज दम तोड़ने को है। जी हां, कश्मीर की डल झील तिल तिल मर रही है। ये झील इंसानों के साथ साथ लाखों जलचरों परिंदों का घरौंदा हुआ करती थी। अपने जीवन की थकान, हताशा और एकाकीपन को दूर करने देश भर के लाखों लोग इसके दीदार के लिए आते थे। मगर अब ये बदबूदार झील शहर के लिए मौत के जीवाणु पैदा करने का जरिया बन गई है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी से डल झील को साफ करने के एक नए प्रयास में जम्मू कश्मीर सरकार ने डल के संरक्षण के लिए एक नया कार्यक्रम अथवा शुरू किया है, जिसे जनता का जबरदस्त साथ मिल रहा है। यह 60 साल के मशरूम मैन जो हर दिन साइकिल पर निकल पड़ते हैं मशरूम बेचने के लिए और रोजाना ये 100 किलोमीटर की साइकिल चलाते हैं और अपने उगाए मशरूम को बेचते हैं। लोग भी इनके मशरूम को काफी पसंद करते हैं। दरअसल झारखंड के गोड्डा के पथरगामा के कपिल राय की मशरूम की खेती बेहद चर्चित है। कपिल राय खुद मशरूम की खेती भी करते हैं और बाजारों में साइकिल से घूम घूम कर बेचते भी हैं। कपिल राय बताते हैं कि घूम घूम कर लगभग 60 किलो मशरूम बेचते हैं। उन्होंने कहा कि वो मशरूम का पापड़, अचार, बिस्किट सब बनाते हैं और बेचते भी हैं। वो बड़े स्तर पर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, लेकिन इसकी लागत कम से कम 30 लाख होगी और इतने पैसे इनके पास नहीं है, जिससे वो छोटे स्तर पर ही खेती कर रहे हैं। उन्हें सरकारी मदद भी नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि मार्केटिंग के लिए वो खुद ही अपनी आवाज को ऑडियो में रिकॉर्ड करते हैं और अब इनका ऐड लोगों की जुबान पर बैठ चुका है। इसकी वजह से उनकी बिक्री ठीक ठाक हो जाती है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में नदी पार करने के लिए लोगों को जुगाड़ के पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। पंडरिया ब्लॉक के दामापुर हाफ नदी पर बने इस पुल को देखिए। इंजीनियरिंग की किताबों में शायद ही ऐसे पुल का जिक्र हो। किसी भी लिहाज से इस पुल को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों की मजबूरी है। उनके पास जुगाड़ के इस पुल के अलावा नदी पार करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। इस पुल से जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाते हैं। नदी में कटाव से रपटे का दोनों हिस्सा बह गया था, जिसके बाद बांस से जुगाड़ का पुल बना दिया गया। लोग इसी के सहारे नदी पार करते हैं, जिससे बच्चों के पुल से गिरने का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोग प्रशासन से पुल की रिपेयरिंग की मांग करते रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब ना। ग्रामीण मजबूर हैं और जिम्मेदार बेपरवाह। ऐसे में हालात भला कैसे सुधरे? शुद्ध पेयजल पर सबका अधिकार है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल सका है। तस्वीरें झारखंड के पाकुड़ की हैं। यहाँ के हिरणपुर इलाके के लोग पेयजल के लिए नदी, नाले और डोभा पर आश्रित हैं। वन पोखरिया के नदी टोला में पहाड़िया जनजाति के लगभग 15 परिवार रहते हैं, जहाँ पीने के पानी का घोर संकट है। इसको लेकर तमाम शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस गांव में पहले एक हैंडपंप लगाया गया था, पर कुछ दिनों बाद वो भी खराब हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। मजबूर होकर लोग नाले, कुएं और नदी का दूषित पानी पी रहे हैं।
सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है। बारिश का गंदा पानी नाले में मिल जाता है, पर इन मजबूरों की मजबूरी तो देखिए। ये लोग उस गंदे पानी को पीते हैं जिससे इंसान तो क्या जानवर भी दूर रहें। सरकार और प्रशासन से कई बार इन लोगों ने समस्या के समाधान की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी ने इस परेशानी का हल नहीं निकाला। पाकिस्तान में आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। महंगाई दर 25% हो चुकी है। यहाँ खाने पीने की चीजों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में जनता को कम दामों पर आटे के पैकेट उपलब्ध करा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आटे की किल्लत इतनी ज्यादा है कि सस्ता आटा खरीदने के लिए फेर में अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं गैस सिलेंडर भी 10,000 रुपए में बिक रहा है। और तो और राजधानी इस्लामाबाद और कमर्शियल राजधानी कराची में आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है। इसलिए 650 रुपये का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई, 25,000 तनख्वाह कमाने वाले हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि हुकूमत हमारा ख्याल करे, गरीबों को कम से कम